तो चलिए, वन सिक्सटीन में डाउट है? 116 में, हाँ सानी तुमसे पूछ रहा हूँ। 116, वन, क्या डाउट है? यू एम भी हुई, ये था वो, वही तो है, यू एम भी हुई। जी जी, एम बी हुई का मतलब यू एम भी हुई ही होता है। सिग्मा स्क्वायर तो नोन है ना, तो फिक्स कांस्टेंट है, क्यों नहीं हो सकता? बल्कि ढूंढो ना, इसमें अनबायस एस्टिमेटर कौन है इसका। चार है ना, चारों डिफरेंट है, तो कोई एक ही अनबायस एस्टिमेटर होगा। जो अनबायस एस्टिमेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारे पास है, तो अगर जो भी अनबायस एस्टिमेटर होगा वो तुम्हारा, अगर अनबायस एस्टिमेटर नहीं है तो ऐसे ही आउट हो जाएंगे, तो यूएम यू ही निकालना है तुम्हें। तो यूएम इज द कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढ के, और यहाँ सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो नोन है तो कोई फिक्स नंबर है, तुम चाहो सिग्मा स्क्वायर को 1 रख दो, फिक्स करो, उसे आसान बना लो। सिग्मा स्क्वायर को 1 रख के ट्राई करो इसको। जी जी जी। इसके ऊपर वाले में क्या डाउट है? ऊपर वाले में भी डाउट है। नहीं, पहले ई वाई निकालो और ई वाई स्क्वायर निकालो, उसके बाद वेरिएंस वाई आएगा। जी, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन यूज करना पड़ेगा, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी। नहीं नहीं, y की दो वैल्यू है, ये डिफाइन होता है ना, ये ऐसा है, y इज x1 से लेके xn, अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, y की वैल्यू 0 है अगर n बराबर 0 है, ये कहना चाह रहा है। ई वाई स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा, हाँ, तो n बराबर 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। y क्या है यहाँ पे बोला हुआ है कि x1 x2 xn नॉर्मल, मीन 0, वेरिएंस 3, मीन 2 और वेरिएंस 3 है, और n कोई पॉइजन रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन 4 है एंड इंडिपेंडेंट है इससे। y x1 x2 xn है, सो n पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो y बराबर 0 अगर ऐसा है, तो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y? हाँ, तो ये इफेक्ट तो नहीं करेगा, वेरिएंस ऑफ y अगर तुम निकालोगे तो, अच्छा इफेक्ट कर भी तो सकता है, तो यहाँ से each exercise what, each n पॉइजन है, तो n जो है, n पैरामीटर खुद रैंडम वेरिएबल है, पॉइजन 4 है, ये चीज है हमारे पास। हाँ, तो कंडीशनल यूज करो यहाँ पे। इस तरह का, हालांकि एक क्वेश्चन ना जैम 2000 इसमें आया था, एक क्वेश्चन अभी ना आया हुआ है ना जैम में, लेकिन वहाँ बाइनोमियल। ई वाई कैसे आएगा? सॉल्व करो ना। क्या ही होगा? अरे तो जब n तुम्हारा 0 होगा तो y 0 है, तो 0 ही हो जाएगा। अगर n जब 1 से ज्यादा है तो क्या होगा?
x1 से लेके xn तक गिवन n, निकालो इसकी वैल्यू, ये क्या आएगा? अगर मैं n मोर देन इक्वल टू 1 के लिए बात करूं, बाकी तो जीरो ही हो जाएगी। तो क्या बनती है ये? n फिक्स हो गया यहाँ पे, तो ये सब तो IID हो गए ना, IID है ना हमारे पास, आई नॉर्मल के IID है, IID है। तो ये फॉर्मूला नहीं आ जाता है, एक ऐसा हो जाता है En इंटू EX1। लेकिन ये तब होता है जब ये नहीं होता ना, तो जनरली अगर ये नहीं होता तो सीधा सीधा आंसर ये आता। वही मैं बोल रहा। सो यहाँ जीरो होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तो n यहाँ पे, अच्छा En लिखना गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि En तब लिखते हैं जब n जीरो भी यहाँ इंक्लूडेड है, क्योंकि n के सपोर्ट में तो जीरो भी है, लेकिन यहाँ जीरो हटाना पड़ेगा। तो जीरो हटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि तुम्हें यहाँ करना पड़ेगा n इंटू प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू समथिंग, मान लो स्मॉल n, और n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये करो, इसको सॉल्व करो, हो जाएगा। ये सॉल्व करो, जी जी जी, इसे सॉल्व करके बताओ, देखो क्या आता है। सिमिलरली तुम्हें EY स्क्वायर निकालना पड़ेगा। You have to find similar way EY स्क्वायर। अब EY और EY स्क्वायर दोनों को यूज करके वेरिएंस y निकालो, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो सॉल्व करके देखो, जो भी क्वेश्चन मैं डाउट में कराता हूँ क्लास के बाद खुद से उसको सॉल्व करो, या नेक्स्ट डे खुद से सॉल्व करो, तब जाकर तुम्हें सच में करना आएगा। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन मिलेगा तो सच में कर पाओगे, तभी कर पाओगे जब खुद से सॉल्व करोगे। ट्राई करके देखो। ये यहाँ भी ऐसे ही होगा, सेम लॉजिक से आएगा। यहाँ बस मुझे लग रहा है यहाँ स्क्वायर हो जाएगा जस्ट, तो करके देखो क्या आता है। तो सिंपल है, ये जीरो से कर दोगे तो जीरो पे जीरो ही हो जाएगा। क्या ही नया बनेगा, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। थोड़ा से अलग क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा, सॉल्व करके देखो, नहीं तो फिर पवन सर क्या करा रहे हैं आज क्लास में, क्या करा है? अच्छा ठीक है। तो 64 में क्या पूछना है तुम्हें? तो अगर 2 वाला काउंटेबल है तो ये तो और छोटा कर दिया, उसका सबसेट हो गया, तो काउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल ही होगा। इसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ना, तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो नंबर ऑफ आउटकम कम हो गए उसमें। तो अगर जब ऑप्शन 2 तुम्हारा काउंटेबल है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है वहाँ पे, तो 3 भी काउंटेबल होगा। अरे वो कंडीशन लगा दिया, यहाँ 1 2 का सेट है, यहाँ नेचुरल नंबर है। बताओ इस सेट से मैं इस सेट में कितने फंक्शन बना सकता हूँ? नहीं, बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताओ मुझे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वो तो सर y टू दी पावर 2 बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ। तो ये चूंकि नेचुरल नंबर ये हो गया n क्रॉस n एक्चुअली, क्योंकि वन के पास n चॉइसेस हैं, 2 के पास भी n चॉइसेस हैं, तो ये तुम्हारे पास आ गया। तो n स्क्वायर, ये चूंकि काउंटेबल सेट है नेचुरल नंबर, तो काउंटेबल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल ही होगा, तो फाइनाइट काउंटेबल हो गया। दूसरे वाले में अब क्या कर रहा है? अब किसने कहा कि 1 का जो इमेज है वो छोटी होगी 2 के इमेज से। तो अगर 1 मान लो मैप कर दिया तुमने 3 पे एग्जांपल के लिए, तो 2 का इमेज क्या होगा यहाँ पे? सॉरी, 1 की इमेज छोटी होगी, हाँ, तो 2 की इमेज क्या होगी फिर? इसके बाद के ही होंगे, हाँ। तो ये चीज है, तो 1 को तुम कहीं फिक्स कर दोगे तो स्टिल 1 के पास कितने चॉइस हैं यहाँ पे? स्टिल 1 के पास टोटल नेचुरल नंबर चॉइसेस हैं। अब जो भी नंबर तुमने फिक्स कर दिए, मान लो n1 को तुमने मैप कर दिया 100 पे, तो 2 के पास 100 के बाद के चॉइसेस, उसके बाद भी कितने नंबर्स हैं?
उसके बाद भी काउंटेबली मेनी है, तो एन ना लिख के मैं इसको एलिफ नॉट लिख दूँ, तुम बोल रहे थे ना शुरू में, सो तुम एलिफ नॉट लिख लो, एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट, तो ये एलिफ नॉट का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम ही हो जाएगा, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है, सेम ही काउंट का कार्डिनलिटी है इसकी। जी इसमें क्या है बताओ। अब इसने ऑब्जर्व वैल्यू दिया हो तो बाद में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए दिया है कि x1 की ऑब्जर्व वैल्यू है 1.2, x2 की ऑब्जर्व वैल्यू है 1.3, x3 की ऑब्जर्व वैल्यू है एंड सो ऑन, इस तरह से ऑब्जर्व दे दिया x7 तक की मुझे वैल्यू दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कि इफ वी यूज द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट देन व्हिच आर द फॉलोइंग ट्रू। कितना आसान है। अब इसमें तुम बताओ इसका इसका लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से इसका जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है उससे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या आएगा, क्रिटिकल रीजन क्या आएगा। एक्स बार ग्रेटर देन सी, तो इसको तुम जेड में कन्वर्ट कर लो। साइज ने साइज नहीं दिया है, साइज हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ से एक्स बार क्या होगा, इसको एक्स बार निकालो इस डेटा से। तो ये एक्स बार माइनस म्यू, म्यू कितना है इसका अंडर एच नॉट में क्या है 2 ना, सो अंडर एच नॉट एक्स बार माइनस 2, अंडर एच नॉट बात कर रहा हूँ मैं। वेरिएंस कितना है इसका सिग्मा बाई कितना होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा बाई रूट एन, तो रूट एन तो ये 7 है, ये हो जाएगा। और सिग्मा इसने दिया है, दोनों अननोन है। अच्छा तो ये क्वांटिटी मोर देन सी माइनस 2 अपॉन सिग्मा बाई रूट 7 है ना। मैं साइज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ अल्फा क्या होगा। सो अल्फा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये है। तो यही मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया। सो तुम्हें तो पता है क्या देखना है इसका, एक्चुअली सिंपल मैं लॉजिक बता देता हूँ कि तुम अगर इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाले, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा जैसे सी है, तो क्रिटिकल रीजन है एक्स मोर देन सी, ठीक, ये क्रिटिकल रीजन है। तो तुम्हें बस ये चेक करना है कि जो डेटा पॉइंट से, जो हमें डेटा पॉइंट गिवन है उससे जो टेस्ट स्टेटस इस साइड आएगी या इस साइड आएगी। अगर इस साइड आ गई तो तुम एच नॉट को रिजेक्ट करोगे, लेकिन ये जो नंबर सी है कहीं ना कहीं अल्फा पर डिपेंड करेगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा अगर इसको यहाँ पे चेंज करूँ, जैसे इसका नाम मैं कुछ रख देता हूँ के फॉर एग्जाम्पल, एक्स बार माइनस 2 सिग्मा अपॉन रूट 7, ये मोर देन के है। तो अब इसको मैं जेड में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया के, मान लो जैसे के है, तो ये जैसे अगर मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वन साइडेड है, तो अगर मैं जेड अल्फा लिखता हूँ तो इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा है, इधर 1 माइनस अल्फा है। तो अब तुम्हें देखना है कि तुम बताओ 5% के लिए जेड 0.05 कितना होता है, और 10% के लिए तुम्हें ऑप्शन में 5% 10% यूज किया हुआ है ना इसने, तो मुझे बताओ, तो 5% के लिए जिसकी वैल्यू कितनी आएगी और 10% के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 1% भी यूज किया, 1% यूज किया ना, 10% नहीं है। सो 0.1% के लिए क्या होगा 0.0,
0 1, तो ये टेबल से देख के बताओ क्या आएगा, तो उसके हिसाब से ये नंबर मिल जाएगा मुझे। अब तुम्हें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स उसके हिसाब से देखनी है, तो इसके अंदर प्रूफ करने के बजाय डायरेक्टली थ्योरम्स भी रहता है इसमें, कि ये आ जाता है, क्रिटिकल रीजन आ जाएगा x बार माइनस 2 सिग्मा बाई √10 √7 मोर देन इक्वल टू z अल्फा एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब तुम्हें पता है क्या चेक करना है, तो मान लो तुम्हें चेक करना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो अल्फा को तुम 5% रख के ये वैल्यू निकल जाएगी। अब जो डेटा पॉइंट दिया उससे ये निकालना है। अब तुम्हें ये देखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये जेड अल्फा से ज्यादा है तो रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब यही ना रिजेक्शन रीजन की एक कंडीशन है, रिजेक्ट एच नॉट। तो जो डेटा पॉइंट से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अगर ये वैल्यू जेड अल्फा कहां से आएगा, टेबल से। जी, ये जो पेपर है इसके हो सकता है इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ हो, या तुम्हें फिर वो यूज करना पड़ेगा कुछ, ये तो मैं रैंडम वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, अगर कुछ वो यूज तो इससे कोई दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा। एक अप्रोच तो ये है, मतलब ये टेबल से निकालो और ये तुम डेटा से निकालो जो डेटा गिवन है, अगर ये ट्रू आ गया ये स्टेटमेंट तो रिजेक्ट एच नॉट, अगर ये फॉल्स आया डेटा से ये वैल्यू छोटी आ गई इससे तो एक्सेप्ट एच नॉट। एक तो ये अप्रोच हो सकता है, दूसरा अप्रोच देखते हैं। तो इफ यू यूज तो कोई वो यूज करो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कोई वैसा सोचना पड़ेगा, कोई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे तो हो सकता है। तो जब n छोटा रहता है तो कोई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाओ यहाँ पे, जैसे मीन 2 है तो मतलब मीडियन 2 है, एक्चुअली मीन मीडियन सेम ही होता है ना कॉन्टिन्यूअस में, नॉर्मल में स्पेशली, तो मीडियन टेस्ट यूज कर लो, कोई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर लो। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अरे मैडम नॉन पैरामेट्रिक में बताओ कौन सा टेस्ट है जो मीडियन को टेस्ट करता है। अलग से नहीं होता है। अभी तुमने गेट का सिलेबस पढ़ा था ना, गेट में पढ़ाया था ना मैंने, तो करो ना, ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो चीज़ पढ़ा दिया वो तुम्हें याद नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, बिकॉज यू डोंट रिवाइज। तो दिक्कत ये है कि तुम्हें एक साल पढ़ाया गया, एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें कुछ याद नहीं है, तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई, तुम्हारी भी और टीचर की भी, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स तो आने नहीं है, और एग्जाम में जब मार्क्स नहीं आएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो पूरे साल तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, एंड में तुम्हें कुछ नहीं आता है, वाई, बिकॉज यू डोंट रिवाइज। ठीक है, जैसे जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल भी तुम्हें कहा कि 50 क्वेश्चन आज मैंने सॉल्व किया, तो कल तुम नए 100 क्वेश्चन ले आओगे, और ये 50 जो मैंने सॉल्व कराया उसको तुम दोबारा कभी ट्राई ही नहीं करोगे। फिर अगले क्वेश्चन में अगले 100 क्वेश्चन तुम्हारे अगले दिन कराया तो तुम कभी ट्राई ही नहीं करोगे, तुम अगला 200 क्वेश्चन ले आओगे। तो तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि सर जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने से मेरी तैयारी हो रही है, लेकिन तुम गलत फहमी हो, तैयारी मेरी हो रही, तुम्हारी नहीं हो रही है। तुम्हारी तैयारी तब होगी जब तुम वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या तो मेरे सॉल्व करने से पहले या मेरे सॉल्व करने के बाद। अगर तुम अनलेस सॉल्व नहीं कर रहे उन क्वेश्चंस को रिपीटेडली, इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग सिलेबस रिपीटेडली, तो एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स कभी भी नहीं आ सकते, पूरी जिंदगी भर तुम तैयारी ही करते रह जाओ। मैं समझाना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ रहे हो उसको ढंग से रिवाइज करो, मतलब होता है ना कि जो पढ़ लिया वो अपना हो गया, अब उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे, इस तरह पढ़ाई करो ना। दुनिया भर की चीजें थोड़ी पढ़नी है, कुछ चीजें ही पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, उससे एग्जाम निकल जाएगा ना। जैसे मैं बच्चों बोलता हूँ गेट वालों को कि जैम का ही पूरा सिलेबस गेट में 70 मार्क्स का है लगभग, तो 70 मार्क्स का कोई बच्चा अगर अटेम्प्ट करके आ जाए और अगर अच्छा बच्चा है वो, तो इजिली 40-50 मार्क्स ले आएगा, है ना, आराम से। 40-50 का मतलब है 45 पे इस बार रैंक था 22 उसका, नवीन का, है ना, ये है 50 मार्क्स पे तुम्हारा अंडर 10 रैंक आ जाएगा। सो समझ आ रहा तुम्हें अप्रोच। हाँ बोलो बोलो, तो तुम मीडियम टेस्ट यूज करो, जैसे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट क्या टेस्ट करता है, चेक करो। रन रन नहीं, जैसे मैं ये बताता हूँ कि जैसे तुम्हारे पास कोई डेटा दिया हुआ है और तुम्हें मीडियन को टेस्ट करना हो तो कौन सा टेस्ट लगाते हो तुम, हाँ तो पढ़ो ना जाके, वही बोल रहा हूँ। सो उसको तुम लगाओ यहाँ से, हाँ जब मीडियन टेस्ट से ही ट्राई कर लो इसको, मीन 2 है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर लो। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको ट्राई करके आओ।